आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आज की मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि यूके में आ रहे हैं या आना चाहते हैं और यहाँ पे आके अगर आके उनका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उन्होंने अपना घर कैसे बाय करना है और स्टार्ट में वो गेस्ट हाउस में या हॉस्टल में कैसे रहेंगे, फिर उसके बाद वो अपना घर जो है वो तलाश करेंगे रेंट पे। तो यहाँ पे अगर जो लोग पहले से हैं तो इसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जिन्होंने पहले से ये सारे पेपर्स वर्क नहीं किया हुआ, ये उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एहतियात बरतनी चाहिए शुरू में ही, ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। तो यूके में ऐसा है कि जब आप घर परचेज करते हैं या रेंट पे लेते हैं तो उसमें बाकायदा एक पेपर वर्क होता है, उसके बाद ही जाके तो आपको एक घर मिलता है या फिर रेंट पे मिलता है या आप बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे काम जो है वो पेपर वर्क के थ्रू होते हैं और स्लोली होते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले जब आप यूके में आते हैं तो आपका जो वीज़ा कार्ड होता है ये प्रूफ ऑफ आईडी होता है और पासपोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ होता है आपके पास कि आप इस मुल्क में आए हो और आपको यहाँ पे इस तरह से बीआरपी आपके उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपको यहाँ रहने का हक दिया जाता है और यहाँ पे इतने आवर्स आपको, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको 20 आवर्स वर्क अलाउ है, और जैसे इंडिपेंडेंट हैं तो उनको फुल है, जो सेटलमेंट पे हैं तो उनको भी फुल वर्क अलाउ है, तो ये उसके ऊपर मेंशन होता है। सेकंड पे हमारे पास होता है जी ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन चूँकि हम ज़ाहिर न्यू होते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं होता, इसलिए ये जो बीआरपी होता है यही हमारा प्रूफ ऑफ आईडी होता है। ठीक है, एक नंबर हमारे पास ये चीज़ हो गई। नंबर 2 हमारे पास होता है रेफरेंस, यानी कि रिश्तेदार। तो रेफरेंस के थ्रू भी आप घर ले सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे कोई दोस्त है या रिश्तेदार है तो उसके थ्रू लें तो वो बहुत ईजी में चला जाता है। ठीक है, इसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे जी। इसके बाद आ जाता है, अगर आप यहाँ किसी रिश्तेदार के पास जा रख के रहते हो 2 दिन 3 दिन या महीना, और फिर कहीं आपने जॉब स्टार्ट की है तो फिर वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर और पे स्लिप्स जो होती हैं वो दोनों देनी पड़ती हैं घर जो है रेंट पे लेने के लिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं और विदाउट किसी एग्रीमेंट के रह रहे हैं तो ये चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। लेकिन चूँकि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से न्यू हो यूके में, आप जॉबलेस हो, आपके पास रेफरेंस भी नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, पे स्लिप्स भी नहीं है, तो उस सूरत में आप ये प्रूव करोगे कि आप अपने पास इतना कैश रखते हो या बैंक स्टेटमेंट रखते हो, आप कितने आपके पास अवेलेबिलिटी है कि जब तक आप यहाँ रहोगे 2 महीने 3 महीने, जब तक आप जॉब तलाश कर रहे हो तो आप रेंट पे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी प्रॉपर्टी सिलेक्शन पे हम आ जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी सिलेक्शन ये चीज़ है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। एक होता है रेफरेंस के थ्रू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यानी आपके रिश्तेदार के थ्रू, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसमें इतने शराइत व ज़वाबित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें भी होते हैं। अच्छा, उसके अलावा है स्टेट एजेंसी होती है, उसके थ्रू भी आप घर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो उसमें आपका कोई भी लैंडलॉर्ड के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होगा। आप जस्ट स्टेट एजेंसी के थ्रू ही जो भी आपने जो भी आपको ज़रूरियात होंगी, जो आपको घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, आप जस्ट स्टेट एजेंसी से रब्ता करोगे। ठीक है, ये आगे हमारी जी प्रॉपर्टी टाइप या सिलेक्शन किस तरह की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टी टाइप क्या है, यानी कि हम किस तरह का घर लेना चाहते हैं। हम वन बेडरूम घर लेना चाहते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, इसके अलावा हम फ्लैट लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर एरिया डिपेंड करता है कि आप किसी लोकल एरिया में जाना चाहते हैं, किसी थोड़े सस्ते एरिया में जाना चाहते हैं हट के, या कमर्शियल एरिया में, या बहुत ही महंगे एरिया में जा रहे हैं। तो ये फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना। अब रेंट की जहाँ तक बात आती है तो अपने जहन में एक बात याद रखिए कि अगर आप किसी बहुत, जैसे लंदन में रह रहे हैं सिंगल पर्सन के लिए, तो शेयरिंग में ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको 700-800 में पर रूम शेयरिंग में पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, उसके अलावा लेकिन अगर आप किसी हट के एरिया में ले रहे हैं, विद फैमिली ले रहे हैं, ठीक है, 2 बेडरूम ले रहे हैं, 1 बेडरूम ले रहे हैं, आप रफली अपने माइंड में एक अंदाज़ा रखिए कि यहाँ पे 600 पाउंड से आपका रेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑनवर्ड अब डिपेंड करता है कि आप कितनी लग्जरीज घर को ले रहे हैं। ठीक है, तो या फिर किस एरिया में ले रहे हैं, या फिर
मतलब फैमिली बड़ी है तो क्या है, या फिर आप सिंगल हैं तो उसी तरह से आगे 2000 तक भी घर रेंट पे जाते हैं। बट रफली अंदाज़ा 600 पाउंड से स्टार्ट कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने कंट्री की करेंसी से। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाता है टेनेंसी एग्रीमेंट जो होता है, ये फिर हम करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा और 2 गारंटर होंगे। अच्छा, जो गारंटर 2 होते हैं, ये एक आपका गारंटर होता है और एक आपके लैंडलॉर्ड का गारंटर होता है, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट अब आपने कितना देना है, तो डिपॉजिट जो है वो सारा जितना भी होगा, आप घर की कंडीशन देख के उस पर डिपेंड करता है। तो डिपॉजिट जो होता है वो आपको, अगर घर में कोई नुकसान हो जाता है तो आपको वापस नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके अलावा डिपॉजिट में आप एक चीज़ और कर दीजिए, यहाँ पे आपका एग्रीमेंट भी आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने माइंड में रखिए। जब भी आप किसी घर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो कोशिश कीजिए 1 ईयर से कम का ना करें, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि पेपर वर्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप हॉस्पिटल जाते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका पेपर वर्क इतना होता है ना कि बस आप ना पूछो। तो फिर वो जो पेपर वर्क, आप जाहिर सी बात है गाड़ी लोगे तो इंश्योरेंस करवाओगे, यहाँ पे गाड़ी तो आप इंश्योरेंस के बगैर नहीं चला सकते। गाड़ी लोगे तो वहाँ पे भी पेपर वर्क होगा, इंश्योरेंस करोगे तो वहाँ पे पेपर, तो वो जितना भी पेपर वर्क होगा उसमें एड्रेस जाएगा। तो डेफिनेटली हम बार बार घर तो चेंज करने से रहे कि बार बार एड्रेस चेंज होंगे, बार बार आप एड्रेस भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इसलिए एग्रीमेंट कोशिश करें ज़्यादा करें, और एग्रीमेंट के ऊपर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें। और उसके अलावा जी देख लें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, उसमें कौन सी नहीं, वो आप अपने जो लैंडलॉर्ड होगा उसके साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। और अब जहाँ पे आ जाती है बात एक कि फर्निश्ड हाउस की, ठीक है। अब कुछ हाउस होते हैं वो फर्निश्ड होते हैं, कुछ में सिर्फ फर्नीचर होता है और कुछ में जो होता है जो बेसिक अप्लाइंसेस होते हैं ना किचन के, तो वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाता है फ्रिज आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, टीवी आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाती है, ड्रायर आ जाती है, केटल आ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चलता है ये सिस्टम है। तो उसमें फिर ये करना है आपने कि वो सारे अप्लाइंसेस मेक श्योर कर लेना है कि वो ख़राब नहीं है। अगर आपने मेक श्योर नहीं किया हुआ तो कल को ऐसा ना हो कोई ख़राब हो तो फिर लैंडलॉर्ड ने आपको कहना है जी ये तो आपने ख़राब किया है। तो वैसे मोस्टली तो हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन हम इसलिए कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं जी रेंट आपने कैसे पे करना है, ठीक है। तो हम लोग रेंट जो है बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, कैश के थ्रू भी लोग देते हैं, बट बैंक ट्रांसफ़र बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। और ये कल को आपको कहीं भी अगर आप पेपर वर्क हो जाता है, कोई भी इंक्वायरी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास ये सारा पेपर वर्क ऑलरेडी होता है। अब जैसे कि जो फैमिलीज़ आ रही हैं न्यू, ठीक है, अब कुछ ऐसे होता है कि वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जब जाते हैं ना, तो उनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट भी चाहिए होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, ठीक है। जो जितनी भी ये सारे पेपर वर्क होंगे तो ये सब क्या होंगे आपके। इसके अलावा जी अब आ जाते हैं आपके हाउस एक्सपेंसेस पे। तो हाउस एक्सपेंसेस, अब ये याद रखें कि रेंट आपका अपना होगा और उसके अंदर जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने बिल हैं, ये आपके हैं, ये लैंडलॉर्ड के नहीं होंगे, ठीक है। ये आ जाते हैं, इसमें कौंसल टैक्स आ जाता है, ये डिपेंड करता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि आपका मंथली कितना खर्चा बन जाता है, ठीक है। आपका कौंसल टैक्स आ जाता है, आपका वाटर बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, आपका गैस बिल आ जाता है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पार्किंग हमारे पास घरों के सामने जो है कार पार्क करने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमारा जो एरिया भी थोड़ा सा कमर्शियल में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है, मेंस आप जो हमारी रोड है येलो लाइन लगी हुई है, तो येलो लाइन पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिक जो है पार्किंग परमिट बनाना पड़ेगा और वही गाड़ियाँ खड़ी हो जा सकती हैं जिनका पार्किंग परमिट होता है। तो ये देख लीजिए, ये भी फिर आपको अलग से पर ईयर पे करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे जी बिल हैं, बिल आपको मंथली पे करने पड़ते हैं, बट पार्किंग परमिट जो होता है पर ईयर होता है। यहाँ पे कौंसल टैक्स है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, ये आपके नाम पे होगा, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड के नाम पे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको वीज़ा एक्सटेंशन में काम आएंगी। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी आप यूके मूव होते हैं तो पेपर वर्क बाकायदा कर लें, और ये सारी चीज़ें जैसे पे बाय जो आपने देना होता है रेंट, वो भी पे बाय बैंक करें। तो आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये सब कुछ चाहिए होगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास ये सारा प्रूफ होता है। तो जी ये था मेरा छोटा सा आज का जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा।
तो जी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।